Hello everyone, welcome you all to my channel Espala Tutorials. Myself श्वेता बाला. So कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है आपकी DBT JRF की तैयारी? एग्जामिनेशंस के डेट आ गए हैं. It's 3rd of October. So guys, it's time to practice more and more question. Okay? And for that मैंने आज का ये जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर का सीरीज है वो डाला है. ऑलरेडी मैंने 2019 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन इस प्लेटफॉर्म पे डाल रखा है एंड मैंने सोचा कि एग्जामिनेशन टाइम है, अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है. सो इसलिए मैंने DBT JRF 2017 के भी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आज मैं लेकर के आई हूँ. आज का हमारा ये जो सेशन होगा ये फर्स्ट पार्ट है इस सीरीज़ के अंदर. हम इस सीरीज़ के अंदर बेसिकली सेक्शन ए के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. ओके तो मैं क्वेश्चंस जो है उनके प्रॉपर सॉल्यूशंस भी यहाँ पे डाल रही हूँ. मैं चाहूँगी कि जब आप क्वेश्चंस को देखें, इस वीडियो को देखें, तो पहले क्वेश्चंस को पढ़ें, रीड आउट करें एंड खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें. अगर आप सॉल्व नहीं कर पाएँ देन आप इसके सॉल्यूशन को देखें. ठीक है, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जान लेना इज़ नॉट द सॉल्यूशन. कैसे वो सॉल्यूशन आ रहा है, आप कितने उसको समझ पा रहे हो, ये सारी चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं. ओके तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन. बट उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो भी मेरे इस चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि जो भी मेरे अपकमिंग लेसन्स होंगे उनके वीडियोस जो हैं आपको उसके अपडेट्स मिल जाएं, उसके नोटिफिकेशंस मिल जाएं, ताकि जो भी मेरे अपकमिंग वीडियोस होंगे उनको आप सबसे पहले देख पाएँ. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक भी करें, साथ ही साथ शेयर भी करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट ले सकें. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर अ सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन doubling the substrate concentration increases the rate by tenfold the order of the reaction. तो ये क्वेश्चन जो है ये जनरल बायोटेक का है और ये यूनिट 1 यानी इंजाइम से ये पूछा गया. बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन है ये. ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में इंजाइम से ये रिलेटेड क्वेश्चन है. ओके सो यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि जो सबस्ट्रेट है, यहाँ पे सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन हो रहा है, ये पहले बता दिया गया है. एंड यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन जो किया गया उसमें क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन को डबल कर दिया गया है, जिससे क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन 10 फोल्ड बढ़ गया है. देन हमें ये पता करना है कि ये जो रिएक्शन है वो किस ऑर्डर का रिएक्शन है. ओके तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा. सो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हम जानते एक बात देख लें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज्ड बाय इट्स ऑर्डर. ओके एंड हमें यही ऑर्डर जो है इसका फाइंड आउट करना है. सॉरी, ठीक है, हमें इसी रिएक्शन के ऑर्डर को फाइंड आउट करना है यहाँ पे. ओके तो ये हमारा फॉर्मूला है, रेट इक्वल टू के इंटू सबस्ट्रेट. यहाँ पे ए जो है मैंने सबस्ट्रेट को दिखाया है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन टू द पावर एन. ओके बिकॉज यहाँ पे सिंगल सबस्ट्रेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसलिए केवल मैंने ए डिनोट किया है. ओके अगर एक से अधिक सबस्ट्रेट होगा देन यहाँ पे आप अदर सबस्ट्रेट को भी ऐड कर सकते हैं, लाइक सेकेंड सबस्ट्रेट इज बी और सी, एनीथिंग. ओके तो यहाँ पे K इज द रेट कांस्टेंट, A इज द कंसंट्रेशन एंड N इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ओके नाउ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट हमारे पास क्या दिया गया है कि नया रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो रहा है, वो ओल्ड रेट ऑफ रिएक्शन का 10 फोल्ड हो रहा है. ओके यानी 10 गुना हो जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन का. ठीक है, सेकेंड ये हो कब रहा है, न्यू कंसंट्रेशन जो हमारा आ रहा है, न्यू कंसंट्रेशन कितना है, ये 2x है ओल्ड कंसंट्रेशन के. ठीक है, तो बस हमें करना कुछ नहीं है, जस्ट ये हमारा जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है. सो रेट इक्वल टू क्या होता है, k इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन टू द पावर n. तो बस उसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हमारा इक्वेट करेंगे k इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे k सबस्ट्रेट हमारा रेट कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है
कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ना, सो 2 इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन टू द पावर n इक्वल्स टू इंक्रीज इन रेट क्या है 10x हो जा रहा है, ठीक है। सो 10k इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन टू द पावर n। नाउ अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा 2 टू द पावर n इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पे ये सारे ए जो है हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली जो बचेगा वो क्या होगा 2 टू द पावर n इक्वल टू 10। अब हमें क्या करना है n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे 10 को 2 के मल्टीपल्स में लिखेंगे एंड देखेंगे कि ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स में 10 के बराबर आ रहा है। ओके, जस्ट लाइक दिस 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह से करेंगे, तो देखिए 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 2 इज़ 8 एंड 8 इंटू 2 इज़ 16। दैट मीन्स यहाँ पे जब इतने सारे को हम लोगों ने किया 3 टाइम्स किया तो कितना हो रहा है 8, एंड जब 4 टाइम्स कर रहे हैं तो 16। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा 10 का वैल्यू होगा वो यहीं कहीं पे लाई करना चाहिए, यानी जो 3 टाइम्स पावर हो रहा है n इक्वल टू 3 यहाँ पे हो रहा है ना, 3 इक्वल टू क्या हो जा रहा है 8, एंड अगर हम n इक्वल टू 4 कंसीडर करते हैं तो हमारा वैल्यू आ रहा है 16। इट मीन्स कि 10 वैल्यू कहाँ पे आएगा बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा n लाइज बिटवीन द 3 एंड 4, सो द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या है ऑप्शंस। सो ऑप्शंस ए था 2, B is 3, C is 4 and D is between 3 and 4. The correct answer is option number D. Okay? चलिए देखते हैं next question. An enzyme reaction follows Michaelis-Menten kinetics. What will be the reaction velocity at a substrate concentration Km by 3? This is again from the enzyme. So guys, डीबीटी में एंजाइम्स एंड बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन कंपैरिजन। अगर हम देखें सीएसआर नेट के कंपैरिजन में तो इसको जब भी आप जाओ एग्ज़ाम के लिए तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एंजाइम रिएक्शन जो है माइकलिस-मेंटन काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है एंड व्हाट विल बी द रिएक्शन वेलोसिटी, हमें रिएक्शन वेलोसिटी यानी वी कैलकुलेट करना है, जबकि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या है Km/3 है। Km का मतलब क्या होता है, दिस इज द माइकलिस-मेंटन कांस्टेंट। ओके, Km का वैल्यू क्या होता है, Km इज द दैट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन व्हेन द मैक्सिमम वेलोसिटी इज हाफ ऑफ इट्स, ठीक है। जब V मैक्स हाफ होता है उस समय सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन होता है उसे हम Km से डिनोट करते हैं। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, तो हमारा ऑप्शन 1 है द रिएक्शन वेलोसिटी V इज V max, नो। सेकेंड B इज V max by 3, थर्ड इज V max by 2 एंड फोर्थ इज V max by 4। सो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन था वो तो पहले रॉन्ग हो चुका है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या है वो Km/3 है, यानी जब Km होगा तब क्या होगा वेलोसिटी जो होगी V मैक्स की आधी होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे ये थर्ड इसका पार्ट दिखा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे अभी V मैक्स का 6th पार्ट है। सो हमारा ऑप्शन 1 तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, रेस्ट हमारा 3 ऑप्शंस बचा है, इसे कैलकुलेट करते हैं एंड करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो V का रिएक्शन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Vmax into substrate concentration divided by Km plus substrate concentration. ओके, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमें यहाँ पे दे दिया गया है, दैट इज Km/3। ओके, तो हमें करना क्या है, बस Km जो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है उसको हर जगह पे पुट कर देना है एंड वी विल गेट आवर आंसर। ओके, सो V इक्वल टू V मैक्स इंटू Km/3, यहाँ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की जगह हम Km/3 पुट कर देंगे, देन Km प्लस Km/3। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा V max by 4। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, V max by 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
what will be the required volume of 1N HCl and 4N NaOH to prepare 1 liter solution of pH 7। pH 7 का 1 लीटर सॉल्यूशन हमें बनाना है। यहाँ पे नॉर्मलिटी दे दी गई है, एन दे दिया गया है, वॉल्यूम हमें पता करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, आपने 12th में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, N1V1 इक्वल टू N2V2। बस इसी फॉर्मूले को यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे normality of HCl is 1N and the normality of NaOH solution is 4N। ओके, हमें टोटल कितना वॉल्यूम प्रिपेयर करना है, 1 लीटर। ठीक है, यानी HCl और NaOH का मिला करके हमें जो मिलेगा वो क्या होगा, 1 लीटर सॉल्यूशन होगा। इट मीन्स अगर हम मान लें कि HCl जो है वो V लीटर चाहिए, देन NaOH कितना चाहिए होगा, 1 माइनस V लीटर। ओके, सो द V1 इज V1 हम HCl के वॉल्यूम को कंसीडर कर रहे हैं, एंड V2 जो है वो NaOH का वॉल्यूम है। ओके, सो V एंड इक्वल टू V2 इक्वल टू 1 माइनस V। अब हमें 1 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है एट द pH 7, तो हम बस फॉर्मूला पुट करेंगे N1V1 इक्वल टू N2V2 एंड यहाँ पे 1N इंटू V इक्वल टू 4N इंटू 1 माइनस V। ओके, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा V इक्वल टू 0.8 लीटर। ठीक है, यहाँ पे आपका ये N जो है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, कैसे होगा एक बार यहाँ पे देख लीजिए, मैं बता ही दे रही हूँ। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 माइनस 4V। ठीक है, एंड ये इस साइड आ गया 5V एंड V इक्वल टू हो जाएगा 4/5। देन कैलकुलेट कीजिएगा, आ जाएगा वैल्यू 0.8 लीटर। एंड इसके बाद हम NaOH का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, 1 माइनस V इक्वल टू 0.2 लीटर। हमारा जो आंसर दिया हुआ है वो मिली लीटर में है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा। 0.8 लीटर का मतलब हो गया 800 ml एंड 0.2 ml का मतलब हो गया 200 ml। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग अ बैच कल्चर एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग डाटा वॉज ऑब्टेन्ड। यहाँ पे एक डाटा ऑब्टेन्ड हुआ है। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट यील्ड पर ग्राम ऑफ द सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट के पर ग्राम में कितना प्रोडक्ट यील्ड हो रहा है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे टाइम चेंज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सबस्ट्रेट चेंज एंड प्रोडक्ट में चेंज देख रहे हैं। सो यहाँ पे हमें 1 ग्राम सबस्ट्रेट में कितना प्रोडक्ट का यील्ड हो रहा है वो हमें पता करना है। तो यहाँ रेट ऑफ चेंज इन सबस्ट्रेट देख रहे हैं क्या है, 40 एंड 20 है, यानी 20 का चेंज आ रहा है, एंड प्रोडक्ट कितना बन रहा है 5। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जस्ट चेंज इन सबस्ट्रेट लिख लेंगे, चेंज इन प्रोडक्ट लिख लेंगे। प्रोडक्ट यील्ड पर सबस्ट्रेट इज हो जाएगा 5/20, आंसर इज 0.25। ओके, क्लियर है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ बैक्टीरियल ग्रोथ एक्सपेरिमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ सेल्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 10,000 cell per ml to 30,000 cells per ml in 3 hours. During the exponential growth phase, the doubling time of the bacteria is। यहाँ पे हमें doubling time निकालना है। सो अगर हम सिंपल भी देखें विदाउट फॉर्मूला के, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 1000 सेल जो है वो 3 घंटे में 30,000 हो रहा है, 10,000 जो है वो 30,000 हो रहा है। सो डबल अगर होगा सपोज 1 आवर में, ये 10,000 जो है, ठीक है, 1 घंटे बाद ये कितना हो जाएगा, आफ्टर 1 आवर इट बिकम, अगर हम लोग 1 आवर के बाद देखें, अगर इसको डबलिंग करें तो ये 20 हो जाना चाहिए था। ठीक है, अगर 1 घंटा इसका डबलिंग टाइम कंसीडर करते हैं देन ये 20 होता है, एंड आफ्टर द 3 आवर्स ये क्या होना चाहिए था 40, बट ये हो रहा है कितना 30 हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि जो हमारा टाइमिंग है डबलिंग टाइम
वो ग्रेटर देन 1 आवर है एंड लेस देन 3 आवर है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसको चाहे तो चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 2.5, ओके, विच इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3 आवर। ये हमारा है, ये 3 आवर है, तो हम इसको ऑड आउट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी को भी हम, सी को भी हम यहाँ पे से ऑड आउट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ 1 आवर। हमने यहाँ पे देख लिया कि 1 आवर नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ इट्स 2.5 एंड 1.9। सो अब इसको हम लोग चाहे तो कैलकुलेट करके निकाल लें, या फिर बस हम लोग थोड़ा सा अनुमान लगा के भी निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। अनुमान लगाने का काम आप खुद से कर लेना, फॉर्मूला एक बार देख लो क्या, ताकि कोई अदर वैल्यू भी हो तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सको। ओके, सो फॉर्मूला क्या होता है, जनरेशन टाइम इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ जनरेशन, यानी कितना समय है और कितने जनरेशन्स उसमें आए। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या है, जनरेशन टाइम, नंबर ऑफ जनरेशन्स नहीं दिया गया है, कितनी राउंड वहाँ पर डिवीजन हो गई है वो हमें नहीं बताया गया है। इट मीन्स वी नो ओनली द टाइम। ठीक है, तो हमें जनरेशन टाइम अगर निकालना है तो उसके लिए अगर नहीं दिया गया है, हमारे पास नंबर ऑफ जनरेशन्स नहीं दिए गए हैं और जनरेशन टाइम निकालना है, तो उसके लिए एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है जी इक्वल टू टी अपॉन 3.3 लॉग बी बाई बी। तो यहाँ पे कैपिटल बी जो होगा वो नंबर ऑफ बैक्टीरिया होंगे इन द बिगनिंग ऑफ द टाइम इंटरवल, एंड ये स्मॉल वाला जो है वो होगा नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ द टाइम इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सारा वैल्यू पुट कर देंगे, जी इक्वल टू 3 बाई 3.3 लॉग, यहाँ पे 30,000 डिवाइडेड बाई 10,000। ओके, सो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको हटा लीजिए, यहाँ पे वैल्यू केवल क्या बच जाएगा, पहले 30 को 10 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 3 बच जाएगा। सो हमारे पास जो वैल्यू आएगा, log 3 का हमें वैल्यू पता होना चाहिए, इट्स रियली वेरी कॉमन, तो मैक्सिमम जो लोग हैं इन्हें याद रहता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, log 3 का वैल्यू पुट कर देंगे जस्ट, तो हो जाएगा हमारा क्या, 3 डिवाइडेड बाई 3.3 इंटू log 3 का वैल्यू होता है 0.47, एंड इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1.9। ठीक है, सो 1.9 क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, सो क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A 20-mer DNA contain A, G and C only. So how many ways can this DNA sequence be constructed? Okay, तो इसमें कितने तरह के DNA सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। सो जेनेटिक कोडोन्स जब हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे हमने एक बर्वेल हाइपोथेसिस पढ़ा था। बर्वेल हाइपोथेसिस में उन्होंने बताया था कि हमें टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन या कितने टाइप के सीक्वेंस बनेंगे उसके लिए एक फॉर्मूला उन्होंने बताया था, वो था नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट आर यूज्ड। ओके, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं आप, टू द पावर द लेंथ ऑफ द डीएनए। ओके, टू द पावर लेंथ, LEN लेंथ। तो यहाँ पे कितने हैं, 1, 2 एंड 3, सो 3, एंड लेंथ हमें कितना है, 20 DNA बनाना है, सो 3 टू द पावर क्या हो जाएगा, 20। इट्स रियली वेरी इजी, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू द पावर लेंथ ऑफ द DNA सीक्वेंस विच गिव्स अस द वैल्यू। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये मैच द कॉलम पे है क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपको अलग अलग मीडियम्स दे दिए गए हैं एंड उनके बेसिस पे उनके जो एप्रोप्रिएट इल्यूजन ग्रेडियंट है उनको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 को लेकर के चलते हैं। सबसे पहला है सिफाडेक्स को हम देखते हैं। सिफाडेक्स क्या होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग जनरली
क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के लिए करते हैं, ठीक है, जिसमें कि सेफाडेक्स की प्रॉपर्टी होती है कि ये आइसोक्रेटिक ग्रेडियंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो इसका करेक्ट मैच क्या हो जाएगा, पी। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड है क्रोमेटोफोकसिंग। सो क्रोमेटोफोकसिंग टेक्निक जो होता है ये आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, यानी ये पीएच ग्रेडियंट के बेसिस पे सेपरेशन का काम करता है, ठीक है, ओके। सो थर्ड के लिए एस हो जाएगा। देन फेनाइल सेफरोज। फेनाइल सेफरोज क्या करता है, इट डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट। एंड DEAE का काम है, इट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो इसको अकॉर्डिंग हम मैच को फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 के लिए है Q, 2 के लिए R, 3 के लिए S एंड 4 के लिए P। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर A, okay. Next is the activity of enzyme is 2.3 micromoles of product formed per minute. The total protein content of this solution is 0.8 mg. What is the specific activity? So यहाँ पे हमें enzyme की specific activity calculate करनी है। Options में है A 2.93, B 1.87, C 18.2 and D is 15.5. So enzyme की स्पेसिफिक एक्टिविटी का एक फॉर्मूला होता है, वो है enzyme activity is the number of enzyme per ml divided by the concentration of protein in mg per ml, ठीक है। यहाँ पे क्या हमें करना है कि कितना enzyme पर ml है यूज हो रहा है, उसको हमें डिवाइड कर देना है कि टोटल कितना प्रोटीन हमें मिल रहा है। So the protein concentration is 0.8 and the total enzyme used is 2.34. इसको आप डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2.925 या आप कह सकते हैं 2.93. So the correct answer is option number 1. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। This is again the match the column. So match the technique in group 1 with the application given in the group 2. तो यहाँ पे हमें इनके एप्लीकेशंस के बेसिस पे मैच करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। सो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग का काम क्या होता है, ये पीआई का डिटर्मिनेशन करता है, ठीक है, जो पीआई है उसका डिटर्मिनेशन करने का ये काम करता है, ओके। सो फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा हमारा पी, ठीक है। देन है हमारा सॉल्टिंग आउट। इट्स सॉल्टिंग आउट ऑप्शन नंबर 1 है। इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोटीन का ये प्रेसिपिटेशन करवाना या फिर रिमूवल ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट इम्प्योरिटीज। सॉरी, सो सॉल्टिंग आउट का काम क्या हो जाएगा, प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन करवाना। सॉल्ट इन एंड सॉल्ट आउट हमने पढ़ा है कि किस तरह से सॉल्ट डालने की वजह से क्या होता है, जब एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट आ जाता है तो वो क्या होता है, सॉल्यूशन में जो प्रोटीन होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। सो 1 के लिए क्यू हो जाएगा। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, ये ग्रेडियंट के बेसिस पे सेपरेशन करता है, या आप कह सकते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेसिस पे यहाँ पे सेपरेशन होता है, ठीक है। सो 2 के लिए क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। एंड डायलिसिस का काम क्या है, रिमूवल ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट की इम्प्योरिटीज़ को यहाँ पे रिमूव करने का काम होता है विद द हेल्प ऑफ डायलिसिस। तो करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। 1 के लिए क्यू, ओके, देयर इज 2 ऑप्शंस वेयर 1 के लिए क्यू है। सेकेंड है 2 के लिए आर, सो द ऑप्शन नंबर 1। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1।
बिकॉज यहाँ पे आप देखिए 2 हमें अगर सही पता है तो उससे भी हम इस आंसर को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What would be the number of protein molecules present in 1 mg of protein having a molecular weight of 25 किलो डाल्टन? तो 25 किलो डाल्टन के मॉलिक्यूलर वेट वाला कितना प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा 1 mg में? ओके, 1 mg इज इक्वल टू होता है 6.22 इंटू 10 टू द पावर 17 किलो डाल्टन। ओके, 1 mg इक्वल टू दिस वैल्यू। सो अगर हमें पता करना है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटीन्स हैं, एंड हमें यहाँ पे दे दिया गया है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन का वेट क्या है 25 किलो डाल्टन, तो हमें क्या पता है यहाँ पे करना है कि नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ठीक है। हमें एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का वेट पड़ता है, साथ ही हमें पता है कि 1 mg इक्वल टू कितना डाल्टन के बराबर होता है। तो हमें करना क्या है, बस इसमें 25 से हम 6.022 इंटू 10 टू द पावर 17 में 25 से डिवाइड कर देंगे एंड वी गेट आवर आंसर दैट इज 2.4 इंटू 10 टू द पावर 16। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, बस पावर फाइंड आउट करना था। तो आप एग्जैक्ट अगर कैलकुलेशन ना भी करें तो पावर को आप केवल फाइंड आउट कर सकते हैं थोड़े से डिवीजन से, ठीक है। So that's all for today's series. In next session, we discuss the rest of the questions of section A. Okay. So thanks for watching my video. And for more information and inquiry, you can also join me on Telegram. My channel is Life Science Tutorials. And friends, आप इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल का नाम है एस बाला ट्यूटोरियल्स, जहाँ पे आपको लाइफ साइंस से रिलेटेड और भी अच्छी स्टडी मटेरियल्स मिलेंगी। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से नए नए एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालती रहूँ। सो थैंक यू, बाय बाय।